और वक्त हो चला है इस वक्त की 5 बड़ी खबरों का। पूरे देश में कोरोना के आंकड़े 4 लाख के पार हो गए हैं, तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं। सीएम योगी ने यूपी में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। आज यूपी के 7 जिलों में वैक्सीनेशन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने इस वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करते हुए लोगों से अपील की कि वैक्सीनेशन के साथ ही मास्क और 2 गज की दूरी जरूरी है। साथ ही सीएम ने भी कहा कि बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को वैक्सीन लगाकर कोरोना से बचाने की कोशिश जारी है। वहीं कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यूपी में 83 घंटे का वीकेंड लॉकडाउन जारी है, जो मंगलवार सुबह 7 बजे तक रहेगा। हालांकि लोग कोरोना से इतने भयावह होते हालात पर भी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना के पास बनवाने पहुंचे प्रत्याशी और समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जिसके चलते कोरोना फैलने का खतरा और बढ़ गया है। तो वहीं कोरोना के चलते पंचायत चुनाव की मतगणना पर रोक लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि मतगणना सेंटर्स पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। बात गाजियाबाद की, जहां लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने गाजियाबाद के एडीएम सिटी शैलेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नंद किशोर गुर्जर ने एडीएम सिटी के खिलाफ एसएसपी से शिकायत की है। नंद किशोर गुर्जर ने यह आरोप लगाया है कि एडीएम सिटी ऑक्सीजन गैस की कालाबाजारी कर रही है। तहरीर में हत्या का मुकदमा दर्ज करने तक बात कही गई है। आपको बता दें कि इस वक्त गाजियाबाद में कोरोना संक्रमण के रोज नए केस सामने आ रहे हैं। तो देखिए, एडीएम सिटी पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी का आरोप लगाया है लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने। उनके मुताबिक कालाबाजारी की जा रही है, ऑक्सीजन की कालाबाजारी की जा रही है और उन्होंने इसकी शिकायत एसएसपी से की है। एसएसपी गाजियाबाद को तहरीर दी है और तहरीर में हत्या का मुकदमा दर्ज करने की बात भी नंद किशोर सिंह गुर्जर की तरफ से की गई है। लोनी से विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, जिन्होंने एडीएम सिटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने का आरोप एडीएम सिटी पर लगाया गया है। देखिए, हालात समझने की जरूरत है, क्योंकि गाजियाबाद में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, लगातार कोरोना का ग्राफ गाजियाबाद में बढ़ रहा है। इसी बीच नंद किशोर गुर्जर का यह आरोप काफी गंभीर हो जाता है और सवाल यह है कि नंद किशोर गुर्जर के इन आरोपों का आधार क्या है, किस आधार पर उन्होंने ये आरोप एडीएम सिटी पर लगाया है और इस आरोप में कितनी सच्चाई है। बहरहाल शिकायत बाकायदा विधायक नंद किशोर गुर्जर की तरफ से कर दी गई है। शक्ति मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। शक्ति, ये जो शिकायत की गई है लोनी विधायक की तरफ से, कितना दम है इस शिकायत में और क्या आधार है? ये देखिए, अगर शिकायत की बात करें तो शिकायत तो कहीं ना कहीं जेन्युइन होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर बात की जाए ऑक्सीजन की तो लोगों को ऑक्सीजन आराम से नहीं मिल रही है। लोग काफी लंबी लाइनें लगा रहे हैं, कतारें लगा रहे हैं। अगर हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है। तो कहीं ना कहीं शिकायत एक तौर से एक तरीके से बिल्कुल अच्छी की गई है और ये एक अच्छी पहल है। जिस तरीके से जनता ये कह रही थी कि कोई जनप्रतिनिधि घर से नहीं निकल रहा, लेकिन एक जनप्रतिनिधि घर से निकल के लाया, लेकिन उन्होंने सीधा आरोप लगाया है गाजियाबाद के एडीएम सिटी शैलेंद्र सिंह पर और ये आरोप लगाया है कि ये कालाबाजारी कर रहे हैं। और कालाबाजारी के ये भी कहा है कि कालाबाजारी के हमारे पास सबूत भी हैं। सबूत ये है कि इनका विधायक जी का ये कहना है कि दिल्ली और हरियाणा वालों को आराम से मिल रहा है और दिल्ली जो जहाँ से विधायक है लोनी, वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई वहां पर लोगों को नहीं मिल पा रही है। अगर शिकायत की बात करें तो शिकायत तो अच्छी है और ठीक है, लेकिन लोगों में इस बात की भी नाराजगी थी कि कोई भी जनप्रतिनिधि अभी घर से बाहर नहीं निकल रहा है, जाकर वो घरों में है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से विधायक लोनी जो बाहर निकल कर आए हैं, उन्होंने सीधा गाजियाबाद के एसएसपी के पास पहुंचे और वहां पर एक तहरीर दी है और तहरीर में सीधा ये कहा है कि गाजियाबाद के जो एडीएम सिटी हैं उनके ऊपर हत्या का आरोप दर्ज किया जाए, क्योंकि सैकड़ों लोगों की जान यहाँ पर बिना ऑक्सीजन के जा चुकी है। अगर हम बात करें प्रशासन की तो प्रशासन में यहाँ पर 4 एडीएम है, लेकिन उनमें से 3 एडीएम इस समय कोरोना पॉजिटिव चल रहे हैं। तो एक एडीएम है शैलेंद्र सिंह जिनके पास ये जिम्मेदारी है और एडीएम सिटी इस समय, हालांकि ऐसा नहीं कहते कि हम एडीएम सिटी के ऊपर हम सीधा ये आरोप लगा दें कि एडीएम सिटी कर रहे हैं, क्योंकि जब 3 एडीएम
इस समय कोरोना पॉजिटिव है तो जाहिर तौर पर उनके ऊपर जिम्मेदारी भी ज्यादा बढ़ जाती है और ज्यादा हो जाती है। तो जिस तरीके से ये तहरीर दी गई है और तहरीर में साफ साफ ये कहा गया है कि FIR दर्ज की जाए जो अपर बिल्कुल। देखिए शक्ति, प्रशासनिक अमले पर अगर इस तरीके के आरोप लगे और वो भी जनप्रतिनिधि लगाए तो मामला बहुत गंभीर नजर आता है। देखने वाली बात है क्या एक्शन इस पर होता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब वाराणसी से खबर है जहां योगी के मंत्री रविंद्र जायसवाल का एक वीडियो वायरल हुआ है। टीकाकरण करवाने आए व्यक्ति को पीटने के लिए दौड़ाया है। टीकाकरण में देरी की वजह से मंत्री से गुहार लगाने व्यक्ति पहुंचा था। सोशल डिस्टेंसिंग और अराजकता का आरोप लगाकर मंत्री भड़क गए। मंत्री के इस व्यवहार की सोशल मीडिया पर काफी किरकिरी हो रही है। देखिए हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ऐसे वक्त में जब लोगों की आस टूट रही है, ऐसे वक्त में जब लोग परेशान हो रहे हैं और इस बीच अगर उन्हें कोई जनप्रतिनिधि नजर आ रहा है तो दौड़कर अपनी गुहार लगाने की कोशिश लोग कर रहे हैं। लेकिन यही गुहार उन पर भारी पड़ रही है क्योंकि शायद माननीयों को ये पसंद नहीं आ रहा कि ऐसे वक्त में कोई उनके पास भी पहुंचे। क्योंकि कोरोना का वक्त चल रहा है तो माननीयों को अपनी जान की चिंता तो है, लेकिन लोग किस कदर परेशान हैं इसकी चिंता कौन करेगा। कोरोना संक्रमण पर यूपी से राहत भरी खबर है। कोरोना संक्रमण के 30,317 नए केस सामने आए हैं। कल के मुकाबले संक्रमितों की संख्या कम हुई है। 38,856 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। एक्टिव केसों की संख्या 3,01,833 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 303 लोगों ने दम भी तोड़ दिया है। तो देखिए लगातार जो मौत का आंकड़ा है वो उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच नए संक्रमित मरीजों की बात करें तो वो आंकड़ा जरूर थोड़ा सा राहत देने वाला है। हालांकि ये आंकड़ा इतना भी छोटा नहीं है कि बहुत राहत मिले, लेकिन अगर कल से मुकाबला किया जाए तो आज थोड़ी सी राहत की खबर है। RT-PCR के टेस्ट के लिए 1,15,142 सैंपल प्रयोगशालाओं को भेजे गए हैं। कुल एक्टिव केस में से 2,43,730 होम आइसोलेशन में हैं और घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। इन सभी लोगों को घर पर जो कोविड की दवाइयाँ होती हैं उनको उपलब्ध कराने का एक विशेष अभियान चल रहा है और सभी जिलों में इसे चलाया जा रहा है ताकि सभी कोविड संक्रमित व्यक्तियों को जो होम आइसोलेशन में हैं उन्हें दवाइयाँ उपलब्ध की जा सकें। निजी अस्पतालों में 8,145 व्यक्ति इस समय भर्ती होकर अपना इलाज करवा रहे हैं और बाकी के सभी मरीज सरकारी व्यवस्था में अपना निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल हों या फिर सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज हों। तो देखिए कोरोना महामारी में लोगों को कोई परेशानी ना हो ये सुनिश्चित करने के लिए लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश लगातार स्थलगत मुआयना कर रहे हैं। वो कई केंद्रों पर पहुंचकर हर चीज की बारीकी से जायजा ले रहे हैं। वो कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी पहुंच कर रहे हैं और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। वो घर घर जाकर होम आइसोलेशन कर रहे हैं। होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को भी चेक कर रहे हैं, वहां का भी जायजा ले रहे हैं। तो देखिए लखनऊ में डीएम की अच्छी पहल जरूर है क्योंकि होम आइसोलेशन का भी रियलिटी चेक डीएम के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ जो कोविड अस्पताल हैं वहां का भी रियलिटी चेक किया जा रहा है और ऐसे वक्त में कदम बहुत ज्यादा अहम हो जाता है जब लोग लगातार परेशान हैं और शिकायतें अस्पतालों की लगातार लोगों के मुंह से सुनने को मिल रही हैं। ऐसे में डीएम अगर निरीक्षण करेंगे तो शायद कुछ हालात में सुधार हो, ऐसा संभव हो सकता है। यूपी के 7 जिलों में आज से 18 प्लस के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। 6 अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। प्रयागराज, कानपुर, बरेली, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, यहां पर आज टीकाकरण शुरू हो चुका है। ये वो 6 जिले हैं जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर लगातार मामले बढ़ रहे हैं और जहां पर हालात संवेदनशील बने हुए हैं। सबसे पहले उन्हीं 7 जिलों को उत्तर प्रदेश में चुना गया है वैक्सीनेशन के लिए, जहां पर हालात बद से बदतर हो रहे हैं। और आज इन तमाम 7 जिलों में
जो वैक्सीनेशन है वो शुरू हो चुका है 18 प्लस के लोगों के लिए। हालांकि अभी भी ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जहां पर वैक्सीनेशन शुरू होना बाकी है। अब सवाल ये है कि बाकी जिलों में वैक्सीनेशन का इंतजार कब खत्म होगा, क्योंकि सबसे बड़ी वजह जो समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि अभी वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि वैक्सीन ही अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है कंपनियों के द्वारा। लखनऊ में सीएम योगी ने अवंतीबाई वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और वहां के इंतजाम देखे। साथ ही वैक्सीन लगवाने पहुंचे युवा और सेंटर पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों से भी सीएम ने बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना किसी भेदभाव के लोगों को वैक्सीन लगाने का काम जारी है। केंद्र और राज्य सरकार की कोशिश है कि लोगों को कोरोना महामारी से हर हाल में बचाया जाए। इसके अलावा सीएम ने कहा कि वैक्सीन लगने के साथ ही लोगों को भी मास्क और 2 गज की दूरी का पालन करना होगा, जिससे कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। तीन तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री ने किस तरीके से इस महाअभियान की शुरुआत की है वो आप तस्वीरें देख सकते हैं। अवंतीबाई वैक्सीन सेंटर पहुंचे मुख्यमंत्री और यहीं से उन्होंने शुरुआत की है वैक्सीनेशन अभियान की और यहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों से भी बातचीत की सीएम ने वैक्सीनेशन का जायजा लिया। वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसी हैं, इन तमाम चीजों का जायजा खुद मुख्यमंत्री ने लिया। वो खुद वैक्सीनेशन सेंटर में भ्रमण करते हुए नजर आए तमाम अधिकारियों के साथ और यहां पर उन्होंने न सिर्फ महाअभियान की शुरुआत की बल्कि स्वास्थ्य कर्मियों से भी बात कर वहां के हालात को समझा। वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुभारंभ के बाद सीएम योगी ने कहा कि वैक्सीन वायरस से लड़ने का हथियार है। केंद्र और राज्य सरकार लगातार संसाधन बढ़ाने में लगे हुए हैं और 18 प्लस के लिए हम लोगों ने आज 7 जनपदों के 85 केंद्रों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। ये सभी वैक्सीनेशन के कार्यक्रम निःशुल्क हैं और प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के वैक्सीन उपलब्ध कराया जा रहा है। ये कोरोना से बचाव के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार है। मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से कि केंद्र और प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। ये महामारी है और महामारी में बचाव ही सर्वोत्तम उपाय हो सकता है। आज 45 प्लस से ऊपर वालों के लिए 2500 केंद्रों में वैक्सीनेशन के तीसरे चरण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और 18 प्लस के लिए हम लोगों ने आज 7 जनपदों के 85 केंद्रों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। ये सभी वैक्सीनेशन के कार्यक्रम निःशुल्क हैं और प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के वैक्सीन उपलब्ध कराया जा रहा है। ये अनावश्यक रूप से कोई घर के बाहर न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए जो 5 ऐसे ग्रुप हैं, 60 साल से ऊपर, 10 वर्ष से छोटी उम्र के, गर्भवती महिलाएं, कम इम्यूनिटी के लोग या एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित लोग, वे तो कतई घर के बाहर न निकलें। घर के अंदर भी वे मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। सभी व्यापारियों से या जितने भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनसे भी बराबर ये कहा जा रहा है, उनको उपलब्ध भी कराया गया है, वे मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, सैनिटाइजर अपने साथ में रखें। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने फिलहाल चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया है, लेकिन हरिद्वार की मैक्सी टैक्सी यूनियन इसका विरोध कर रही है। यूनियन की मांग है कि चारधाम यात्रा को शर्तों के साथ शुरू किया जाना चाहिए। यूनियन का कहना है कि कोरोना की वजह से उनका कारोबार पहले ही चौपट है। ऐसे में चारधाम यात्रा स्थगित करने से उनकी हालत और खराब हो जाएगी। और चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस पर पुनः विचार करें। जब कुंभ का मेला 2021 का कोरोना की नियम शर्तों पर हो सकता है, जब पंचायत के चुनाव उत्तर प्रदेश में हो सकते हैं, जब बंगाल में चुनाव हो सकता है, जब अन्य राज्यों में चुनाव हो सकता है, तो ये चारधाम यात्रा क्यों नहीं संचालित हो सकती?
और महाकुंभ का समापन हो गया है। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक कुंभ का आयोजन रखा था। इस अवधि के दौरान कुंभ के 3 शाही स्नान हुए। कुंभ के शांतिपूर्वक समापन पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि ने सरकार का आभार जताया है। बढ़ते आगे, कोरोना संक्रमण के दौरान फलों की बिक्री काफी बढ़ गई है। खासकर वो फल जो बीमार में ज्यादा फायदेमंद हैं, उनकी डिमांड काफी ज्यादा है। नारियल, कीवी, मौसमी, संतरा के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वहीं पपीता भी महंगा हो गया है। दुकानदारों का कहना है कि मंडी से ही फलों के दाम काफी बढ़कर मिल रहे हैं। ₹50 से भैया 55 रुपये का खरीदार है हमारा, मंडी से जो होलसेल रेट है। और भैया इसको हम 70 से 60 रुपये तक का बेच रहे हैं भैया। जैसे छोटे बड़े पीस होते हैं या पैकेट वगैरह में होते हैं भैया, उसी हिसाब से बेचना पड़ता है इसको। अलग जगह के अलग अलग रेट हैं सब जगह के। और अगर आप राजपुर रोड की तरफ जाओ तो वहाँ तो करीब 100 भी हो सकता है, 100 प्लस भी हो सकता है। और कहीं इधर की तरफ मंडी की तरफ जाओ तो वहाँ पर 70 भी मिल रहा है। अब यहाँ पर मैं पी रहा हूँ, यहाँ 60 का दे रहे हैं भैया। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष रणजीत सिंह रावत का कहना है कि सभी सरकारी अस्पतालों को पीपीपी मोड से हटा दिया जाना चाहिए और उन्हें कोविड अस्पताल बना दिया जाना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। ये जो कुमाऊं गढ़वाल की निर्भरता है जिस पे 2-3 जिलों की, रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय जिसे पीपीपी मोड में दे दिया गया है, उस पीपीपी मोड को तत्काल खत्म करके उसकी पूरी क्षमता से वहाँ 100-150 बेड का हॉस्पिटल कोविड का स्थापित करके वहाँ पर लोगों के लिए वेंटिलेटर की व्यवस्था की जाए, आईसीयू की व्यवस्था की जाए और लोगों में जो भय व्याप्त हो गया उसको समाप्त किया जाए। मसूरी में बन रही बहुउद्देशीय पार्किंग तैयार होने से पहले ही धराशायी हो गई है। पार्किंग का एक बड़ा हिस्सा गिर गया है। इस पार्किंग का निर्माण करीब 31 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा था। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी हादसे की जांच करा रहे हैं। मसूरी किंगक्रेट में बन रही बहुउद्देशीय पार्किंग कहीं ना कहीं सवालों के घेरे पर है। इस समय हम मौजूद है और करीब 4 बजे ये पूरा जो एक एरिया है ये बिल्कुल गिरकर धराशायी हो गया है। काफ़ी बड़ी त्रुटि इसको मानी जा रही है कि जो पार्किंग अब निर्माण के अंतिम छोर पे थी उसमें एकाएक इतनी बड़ी त्रुटि। इसको लेकर हम साइट इंजीनियर से बात कर लेंगे आखिर किस तरीके की टेक्निकल प्रॉब्लम आई और इतना बड़ा जो ये हादसा होते होते बच गया। किसी की जान की नुकसान की खबर यहाँ पर नहीं है। जो ये पूरा प्लेंथ है ये गिर के नीचे आ गया। सर, अगर बात करी जाए तो क्या मान रहे हैं, ऐसा इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? स्लैब कास्टिंग चल रही थी कल, तो उसके बाद सडनली रात को मुझे कॉल आई कि ये नीचे गिर गया है। तो अभी इसमें देखते हैं कि क्या आगे निकलता है, इसमें कैसे ये हुआ इसको देखते हैं। पर ऐसे में जो पिलर है ये पूरे धराशायी हो गए हैं, तो ये तो पूरी पार्किंग ही सवाल के घेरे में आ गई ना सर? जी बिल्कुल, वो चीज़ तो है, लेकिन अभी जांच होगी तो भी देखो पता चलेगा कि मतलब क्या इसमें कारण का भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये कब तक तैयार होनी चाहिए? कितने करोड़ की ये पार्किंग? अब तो अंतिम छोर पे चल रहा था ये काम पूरा। 32 करोड़ की थी, 31.76 का, और अभी लास्ट स्टेज पे थी, मतलब हमारा स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट हो चुका था, तो फाइनली चल रहा था, फ्लैट कास्टिंग चल रही थी। तो कोई उच्च अधिकारी यहाँ पहुँचे, लोक निर्माण विभाग वगैरह? जी, लोक निर्माण विभाग के यहाँ से पहुँचे। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी यहाँ पहुँच गए हैं, कुछ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे साथ पंकज अग्रवाल हैं जो सहायक अभियंता हैं लोक निर्माण विभाग है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा वजह क्या रही। सर, बहुउद्देशीय पार्किंग थी, क्या वजह मानते हैं कि इतना बड़ा ये पूरा प्लान गिर गया? ये पूरा नहीं गिरा है, एक बीम बीच में से मुझे लग रहा है बीच से ये थोड़ा सा हुआ हुआ तो दोनों तरफ से खींचकर नीचे गिर गया है। बाकी तो ये मलबा हटा रहे हैं हम धीरे धीरे। मलबा हटाने के बाद उसका देखा जाएगा उसमें क्या कमी रही है। आज तो क्या मानते हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी त्रुटि है, अगर ये बन के गिर जाता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, परंतु अभी निर्माण धीरे में गिर गया ये। नहीं, इसमें देखा जाएगा कि मलबा हटाकर क्या है और जो हमें कमी पाई गई उसे सही किया जाएगा। तो अब फिलहाल इसकी जाँच की जा रही है? हाँ, अभी मलबा हटाकर जाँच अभी आ रहे हैं अधिकारी लोग। इसे हमारे साथ पंकज अग्रवाल जो कह रहे हैं पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। आखिर सवाल ये खड़ा होता है कि एक बहुउद्देशीय पार्किंग थी, काफ़ी लंबे समय से ये निर्माणाधीन थी और अब अंतिम छोर में ये पार्किंग का निर्माण कार्य चल रहा था और ये माना जा रहा था कि आने वाले 2 से 3 महीने में इसको विधिवत रूप से शुरू कर दिया जाएगा। परंतु ये इसका जो इतना बड़ा भाग यहाँ पर गिर गया है, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है इंजीनियर्स पर, उन ठेकेदार पर जो इस पार्किंग को बना रहे थे कि आखिर कहाँ पर ये टेक्निकली दिक्कत रही जो इतना बड़ा नुकसान हो गया। गनीमत रही कि यहाँ पर उस समय कोई लेबर काम नहीं कर रही थी, अन्यथा
बहुत बड़ा जान माल का नुकसान यहाँ पर हो सकता था। मैं सुनील सोनकर, एबीपी गंगा।